हाय फ्रेंड। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमें जो भी हमारा निबोस का एलिमेंट नंबर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टास्क आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो किस एलिमेंट से है। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने जो भी सिलेबस मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस मैपिंग यदि हमें होगी तो हम आसानी से अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उस रेस्पेक्टिव एलिमेंट में जाके हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ओपन बुक एग्जाम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक सिलेबस गाइडलाइन है निबोस आईजीसी का, जो कि निबोस के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अ, यहाँ से हम लोगों को बहुत इजी हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट से मेरा क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें ये अप्लाई करना है। तो ये क्विज मैंने इसलिए बनाया है कि हम लोग हर एलिमेंट नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्वेश्चन आता है, तो ये एलिमेंट कौन से का है? एलिमेंट 1.1 का है। आईएलओ कन्वेंशन C155 रिकमेंडेशन R164 एलिमेंट 1.2 का है। फाइनेंशियल आर्गुमेंट है, ये एलिमेंट 1.1 का है। व्हाट एनफोर्समेंट एजेंसी डू एंड व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट कंप्लाई, अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। एलिमेंट 1.1 का पार्ट है। यदि मान लो हमें डाउट लगता है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये 1 का पार्ट है। द मोरल फाइनेंशियल रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये एलिमेंट 1.1 का पार्ट नहीं है, 1.2 का पार्ट है। कहाँ लिखा हुआ है? एनफोर्समेंट एजेंसी डू एंड व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट कंप्लाई। तो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन को निकालना है, और इंफॉर्मेशन को निकाल के सिनेरियो से यूज करके आपको अप्लाई करना है। तो ये एलिमेंट 1.2 इसका राइट आंसर है। हाउ टॉप मैनेजमेंट कैन डेमोस्ट्रेट द कमिटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट कैन डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है? देन टॉप मैनेजमेंट 1.3 का पार्ट है। तो देन हम लोग यहाँ पे 1.3 वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कहाँ लिखा हुआ है कि वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये देख लेंगे। वर्कर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा एंड राइट्स करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ही कौन सा एलिमेंट हो गया? 1.2। 1.2 एलिमेंट हो गया। रोल ऑफ डायरेक्टर्स, रोल ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे आ गया? 1.3 में आ गया। तो ऐसे आपको पूरा सिलेबस आपको मेमोराइज हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद में। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट 1.3, हाउ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर 1.3, एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी 1.2, लीगल रीजन 1.2, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर 1.3, फाइनेंशियल कॉस्ट 1.1, मोरल रीजन 1.1, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 1.3, रेस्पॉन्सिबिलिटी हु शेयर द वर्क प्लेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है, हु शेयर द वर्क प्लेस, देन 1.3। तो 1.3 से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को निकाल लिया। देन द रिव्यू ऑफ पॉलिसी एलिमेंट 2.2, बेनिफिट ऑफ आईएसओ 2.1, रोल ऑफ पॉलिसी देन 2.2, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी 2.2, बेंचमार्किंग 2.2, आईएसओ 45001 2.1, आईएलओएसएस 2.1, बेनिफिट ऑफ फॉर्मल सर्टिफाइड 2.1, पीडीसीए मॉडल 2.1। देन identification of element number, again health and safety culture 3.1, administrative control measure 3.4, the indicator health and safety culture 3.1, then individual factor 3.3, suitable and sufficient standard of the risk 3.4, effectiveness of notice board 3.2, role of health and safety committee 3.2, cooperation and consultation 3.2, managing health and safety HSG 65. Then element 3.4, hierarchy of control 3.4, influence human factors 3.3, job factors 3.3, risk rating 3.4, then communication 3.2, worker participation 3.2, risk assessment 3.4, influence of peers 3.1, gaining commitment of management, then it will be part of 3.2. Evaluation of the risk calculation 3.4. Identify people at risk. Organizational factor 3.3. Applying additional control measure 3.4. Risk assessment 3.4.
Training part 3.2. Then management of change 3.5. Safe system of work 3.6. Impact of change 3.5. Difference between the technical procedure और safe system of work का part होता है. Then developing SSW. Typical type of changes faced in the workplace. Why workers should be involved when developing the safe system of work. Then review the management of change. Then SSW for general work activity 3.6. Then why workers would be involved. Difference between technical procedure behavior control. Developing a safe system of work. Then effectiveness of safe system. Then permit to work system 3.7. Why permit to work 3.7. Features of permit to work. Comment of permit to work 3.7. Then why permit to work system should be used 3.7. Safe system of work for general work activities. Then 3.6 part. Comment on the permit to work system 3.7. Developing a safe system of work 3.6. Admin control measures as per hierarchy of control. Yes. So then 3.4. Permit to work 3.7. Then PDCA cycle 2.1. Then features of permit to work system 3.7. This is now why people need training in emergency 3.8. Why emergency procedure 3.8. How top management can demonstrate the commitment. Then 1.1. What to include in emergency procedure 3.8. What to consider when deciding the first aid need 3.8. Emergency procedure 3.8. Benefit of first aid 3.8. Improving the first aid 3.8. Emergency procedure need to be developed 3.8. Then reactive monitoring measures will be required. That 4.1. Leading indicators 3.1. Leading and lagging indicators 4.1. Benefit of checklist, use of checklist, health and safety inspection, why lesson need to be learned, lagging indicators, frequency of inspection, active monitoring, active and reactive monitoring. Then basic incident investigation 4.2. Benefit of checklist 4.2. Investigating incident 4.2. Leading and lagging 4.1. How occupational accident disease are notified. Then 4.2. Frequency of inspection 4.1. Are recorded. Then accident 4.2. Is analyzing the information 4.2. Use of checklist 4.1. Gathering the information of accident 4.2. Step 4 action plan implementation. Active monitoring method 4.1. Identifying the risk control measure after accident. Different level of investigations, yeah, 4.2. Then securing the scene 4.2. Lagging indicator 4.1. Then health and safety auditing 4.3. Then why we should audit. Difference between audit and inspection. Types of audit. Advantage disadvantage of internal external audit. Then third party audit. Competency of auditor. Then emergency procedure 3.8. So 3.8 is this. Improving the first aid 3.8. Why emergency procedure 3.8. What to include emergency 3.8. The element number then reactive monitoring measures 4.1. What performance indicators should consider during the review 4.4. Review of health and safety performance. Why health and safety performance should be reviewed. What performance review should consider. Why lesson need to learn 4.1. Review of policy 2.2. Yeah. So then we can submit this. So by submitting this response, we will be able to identify whether how much percentage we have. Yeah, generally, it is showing, okay, let it show. Not necessary, it will come every time. We can put our email ID, then we can find out how much percentage we remember. Something is missing. Okay, one line. What to consider deciding the first aid. सो दैट इज द एलिमेंट नंबर 3.8. यदि ऐसा होता है तो आप दोबारा से वहां पे आके उसको सबमिट कर दीजिए. ठीक है, फिर वो बताएगा कि कितना मेरा स्कोर सही है या मेरा मैच कर रहा है. तो कहीं पे मेरा रॉन्ग हो गया तो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा रॉन्ग हुआ है. जैसे रिस्क असेसमेंट है, ये हमारा 3.4 का है. ये तो कहाँ पे क्लिक हो गया, ये 3.3 में क्लिक हो गया. तो ये एक्चुअली 3.4 का है ये. तो आप 3.4 पे क्लिक करेंगे तो आपको सही जो है पता चलेगा. तो आप इससे बिल्कुल आपको एक टेस्टिंग हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे एलिमेंट नंबर याद हो गया है, बार बार इस क्यूज को प्रैक्टिस करना है. ये मैं आपको जो है जो वीडियो के लिंक में ये मैं आपको दे रहा हूँ.
और यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स कि जो भी ये निपोस आईजीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं।